हेलो एंड वेलकम टू ऑल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अभी तक हमने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं ऑडिट के, दैट इज़ हमने मॉड्यूल 1 कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने समझा नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, उसके बाद कैसे ऑडिट स्ट्रेटजी बनाई जाती है, फिर ऑडिट प्लानिंग और ऑडिट प्रोग्राम बनता है, देन हाउ वी डू द रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस कैसे चेक करते हैं, उससे मिली ऑडिट एविडेंस की अप्रोप्रिएटनेस, उसकी सफिशिएंसी कैसे डिटरमाइन करते हैं, एंड देन एट लास्ट वी स्टडीड ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहाँ पे हमने पढ़ा कि किसी आइटम से रिलेटेड कुछ असर्शंस होते हैं, उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए, उन्हें इंश्योर करने के लिए कि वो प्रेजेंट है, हम कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। अब आपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए, आपके पास एविडेंस भी आ गया, बट जब आप रिपोर्ट फॉर्म करने जाओगे, जब आप अपनी रिपोर्ट मेन फाइनल रिपोर्ट बनाओगे, तब जैसे लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा, शेयर कैपिटल अलग से चेक करते हैं, रिजर्व सरप्लस अलग चेक करते हैं, हर एक एक बैलेंस शीट कैप्शन अलग से चेक होती है। अब आपने शेयर कैपिटल चेक किया, आपको कुछ ऑडिट एविडेंस मिला, आपने वो देख लिया, हो गया। अब जब आप रिपोर्ट बनाओगे, आपको ऐसे याद आएगा क्या कि मेरे को इसके लिए क्या एविडेंस मिला था, इसके लिए क्या मिला था। तो रिपोर्ट बनाते वक्त कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम कुछ डॉक्यूमेंट बना के रखते हैं। एक फ़ाइल बनाओगे आप अपनी, एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाओगे, जिसमें जो भी ऑडिट एविडेंस आपको यूज़ करने हैं रिपोर्ट बनाने वक्त, उन सबको इंक्लूड करोगे। एंड देयर कम्स द चैप्टर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ हम पढ़ने वाले हैं कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, क्या नेचर और पर्पस होता है इस डॉक्यूमेंटेशन का, किस फॉर्म में, किस कंटेंट में और कौन से एक्सटेंट पे ये प्रिपेयर होती है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की समरी, व्हाट इज़ ऑडिट फाइल, उसके बाद असेंबली ऑफ दैट फाइनल ऑडिट फाइल, उस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की ओनरशिप किसके पास होती है, ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये प्रोवाइड करे एक सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड जो फॉर्म करे एज अ बेसिस फॉर द ऑडिटर्स रिपोर्ट, जिसके बेसिस पे ऑडिटर अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। और दूसरा, ये ऐसा एविडेंस सर्व करता है कि जो भी ऑडिट हमने प्लान और परफॉर्म की है वो एज पर स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग की गई है और एप्लीकेबल लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ की गई है, उनकी कंप्लायंस के साथ की गई है। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऐसे 230 ऑन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डील करता है विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज ऐसे 230 ये बताता है कि ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करे। इसे ऑडिटर को अडेप्ट करना है एज नेसेसरी चीज, नेसेसरी प्रोसेस ऑफ ऑडिट, जब वो ऑडिट कर रहा होगा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की। अब जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट आप इस ऐसे में पढ़ने वाले हो ना, सिर्फ वही एक रिक्वायरमेंट नहीं होगी डॉक्यूमेंटेशन की। मतलब फॉर एग्जांपल इसमें बोला है कि डेटर को लेके कुछ 5 चीज़ें, इनको आप डॉक्यूमेंट करके ही रखो, तो ये कंपलसरी है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं तक है, इसके बाद और भी चीज़ें डॉक्यूमेंट हो सकती है, बट ये तो होंगी ही होंगी। तो वही कह रहा है कि कोई भी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट ऑफ अदर एसेस लिमिट नहीं करती है एप्लीकेशन ऑफ दिस ऐसे। कोई पर्टिकुलर लॉ और रेगुलेशन एक एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट बता सकता है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिफ़र करता है उस रिकॉर्ड का जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म की गई है, जो रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया गया है, एंड जो भी कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है। दैट इज़ आप क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, आप उसे रिकॉर्ड करोगे, फिर वो परफॉर्म करके क्या ऑडिट एविडेंस मिल रहा है उसे डॉक्यूमेंट करोगे, और उसके बेसिस पे आप जिस कंक्लूजन में पहुंच रहे हो उसे भी आप डॉक्यूमेंट करोगे। सो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिफर्स टू द रिकॉर्ड ऑफ audit procedures performed, relevant audit evidence obtained, and conclusion the auditor reached. Objective of the auditor as per SA 230, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो ऐसा डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करे जो प्रोवाइड करे एक सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड एज अ बेसिस फॉर द ऑडिटर्स रिपोर्ट। दैट इज़ अगर कोई ऑडिटर की रिपोर्ट में क्वेश्चन करे कि आपने ये क्या बेसिस पे रिपोर्ट बनाई है, तो आप ये बोल सको कि ये डॉक्यूमेंटेशन है मेरी जो सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड मेरे को प्रोवाइड करती है, जिसके बेसिस पे मैंने ये रिपोर्ट बनाई है। या ये हो सकता है आपको ये बोल दिया जाए कि आपने ना प्रॉपर एसेज या जो भी लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है ना उनके साथ कंप्लाई करते वक्त काम नहीं किया है। अब ऐसे केस में आपकी जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है ना वो एज ए एविडेंस सर्व करती है कि ये जो भी ऑडिट है वो प्लान और परफॉर्म की गई है इन अकॉर्डेंस विद एसेज एंड एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा ऑब्जेक्टिव में, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कराती है एविडेंस ऑफ द ऑडिटर्स बेसिस फॉर अ कंक्लूजन।
अबाउट द अचीवमेंट ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर। दैट इज़ ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सर्व करती है एज अ एविडेंस ये बताने को कि ऑडिटर ने अपना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव किया है। जो कि हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना है। और कैसे करना है? तो बाय ऑब्टेनिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो जब हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं तो हम ये प्रूफ करते हैं, ये एविडेंस शो करते हैं कि हाँ हमने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठे किए हैं और उसके बेसिस पे हमने अपना कंक्लूजन ड्रॉ किया है। फिर ये एज एविडेंस सर्व करता है इस बारे में भी कि आपने जो ऑडिट प्लान परफॉर्म किया है वो इन अकॉर्डेंस विद ऐसे किया है एंड एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को कंप्लाई करते हुए किया है। पर्पस क्या है, बनाते क्यों ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? जब आपके पास ऑलरेडी जो भी एविडेंसेस हैं वो पेपर फॉर्म में वो लिखे हुए हैं तो फिर आप डॉक्यूमेंटेशन क्यों बनाते हो प्रॉपर? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाने से वो असिस्ट करता है, वो हेल्प करता है एंगेजमेंट टीम को टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट। वो असिस्ट करता है मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम को टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द ऑडिट वर्क। दैट इज़ एक बार जब आपने डॉक्यूमेंटेशन बना ली आप चेक कर सकते हो कि क्या आपका काम जो भी था वो सही से हुआ है। अब 10 जगह अलग अलग एविडेंस इकट्ठे करके क्या करोगे? उनको जब एक साथ असेंबल करोगे एक फाइल में तब तो पता चलेगा ना कि ये एक साथ क्या रिजल्ट आपको दे रही हैं। एनेबल करता है एंगेजमेंट टीम को टू बी अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क। अब मेरे पास कुछ रिटर्न फॉर्मेट पे है ही नहीं, मैंने परफॉर्म तो की ऑडिट प्रोसीजर्स पर मैंने उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया। अब मैं सामने वाले को कैसे बोलूँगी कि हाँ मैंने परफॉर्म किया था? सो जब आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाते हो आप अकाउंटेबल हो जाते हो अपने काम के लिए। फिर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाने से आप एक रिकॉर्ड रिटेन कर पाते हो ऑफ मैटर जो इम्पोर्टेंस के हैं टू फ्यूचर ऑडिट। दैट इज़ आज आपको दिख रहा है कोई सिग्निफिकेंट मैटर है और आपको ये दिख रहा है इसका फ्यूचर में भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस तो रहेगा या फ्यूचर में भी ये सिग्निफिकेंट मैटर रहेगा, तो आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन में अलग से ये चीज़ शो कर सकते हो। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एनेबल करता है कंडक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज़ और इंस्पेक्शन इन अकॉर्डेंस विद SQC 1। अब आपके पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें सारी डिटेल्स है। आप इस पर्टिकुलर एक ही चीज़ को चेक करके ये बता सकते हो कि क्वालिटी सही से एक्सरसाइज की जा रही है या नहीं। आपको क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड जो भी रिव्यूज़ करना है वो आप इसे एक डॉक्यूमेंट से कर सकते हो या नहीं। अब वहीं अगर ये डॉक्यूमेंटेशन ना बनाओ तो आपको एक एक एविडेंस उठा के देखना रहता है इसकी क्वालिटी। तो इसलिए ये भी एक बेनिफिट है हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, और एज ये बेनिफिट है तो ये पर्पस है। फिर जैसे ये क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज़ और इंस्पेक्शन को एनेबल करता है वैसे ये एनेबल करता है कंडक्ट ऑफ एक्सटर्नल इंस्पेक्शन इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल लीगल रेगुलेटरी एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। तो अभी हमने समझ लिया क्या नेचर होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का और क्या पर्पस होता है, क्यों प्रिपेयर करते हैं। नाउ किस फॉर्म में, किस कंटेंट में और क्या एक्सटेंट पे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर की जाती है। तो एक ऑडिटर को ना कुछ इस तरीके से अपना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना चाहिए कि वो डॉक्यूमेंटेशन सफिशिएंट हो खुद में, कि जब कोई एक दूसरा एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर आए जिसका कोई प्रीवियस कनेक्शन ना हो उस एंटिटी के साथ, वो तुम्हारी इस डॉक्यूमेंटेशन को देख के कुछ चीज़ें उसके बारे में समझ पाए बहुत क्लियरली। और वो क्या चीज़ें हैं कि क्या नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट के साथ ऑडिट प्रोसीजर्स आपने परफॉर्म की थी, इन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करके क्या रिजल्ट, क्या ऑडिट एविडेंस आपने ऑब्टेन किया, और ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करते वक्त, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते वक्त आपको जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स देखने को मिली और उन सिग्निफिकेंट मैटर्स के बेसिस पे आप किस कॉन्क्लूजन में पहुँचे, और क्या इस कॉन्क्लूजन में पहुँचते वक्त आपने सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज की। आपका डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए कि उस एक दूसरे ऑडिटर को ये देख के क्लियरली समझ आ जाए ये तीन चीज़ें, क्या प्रोसीजर परफॉर्म की, उस प्रोसीजर को परफॉर्म करके क्या एविडेंस ऑब्टेन किया, और क्या किसी भी तरह का कोई सिग्निफिकेंट मैटर देखने को मिला, और अगर था तो उसके आपने कैसे कॉन्क्लूजन प्रोवाइड किया। तो जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर जो परफॉर्म की गई उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग मिले। तो जब आप डॉक्यूमेंट करते हो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, तब ऑडिटर को रिकॉर्ड करना होता है क्या आइडेंटिफाइंग करेक्टरिस्टिक है एक स्पेसिफिक आइटम या मैटर का जो भी आपने टेस्ट किया है, किसने परफॉर्म किया है ऑडिट वर्क और कौन सी डेट पे वो वर्क कंप्लीट हुआ था, एंड किसने रिव्यू किया है उस ऑडिट वर्क को और कौन सी डेट पे किस एक्सटेंट पे वो रिव्यू किया गया है। दैट इज़ सबसे पहले आप बताओगे क्या आइडेंटिफाइंग करेक्टरिस्टिक्स है उन आइटम्स की, उन मैटर्स की जो आपने टेस्ट की है। फिर किसने परफॉर्म की हैं उस पे ऑडिट प्रोसीजर्स, कौन सी डेट पे कब वो प्रोसीजर्स ख़त्म हुई हैं। अब किसी ने प्रोसीजर तो परफॉर्म कर दी, अब कौन आके उन्हें रिव्यू कर रहा है कि ये सही से परफॉर्म हुई है या नहीं, किस एक्सटेंट पे रिव्यू कर रहा है, कब रिव्यू कर रहा है। और फिर सिग्निफिकेंट मैटर्स के केस में
ऑडिटर ये भी डॉक्यूमेंट करेगा कि क्या डिस्कशन हुई है उसकी सिग्निफिकेंट मैटर्स के रिगार्डिंग विथ मैनेजमेंट या TCWG या अदर्स। क्या नेचर ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस किया गया है, कब किया गया है और किससे किया गया है, मैनेजमेंट से या TCWG से या किसी और से। और इन केस आपको कोई भी इनकन्सिस्टेंसी देखने को मिलती है, दैट इज़ आपने ना कुछ इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई की, आपको कोई इन्फॉर्मेशन देखने को मिली जो कि इनकन्सिस्टेंट है उस कंक्लूजन से जो आपने फाइनली कंक्लूड किया था रिगार्डिंग अ सिग्निफिकेंट मैटर। पहले आपको एक सिग्निफिकेंट मैटर दिखा, फिर आपने मैनेजमेंट से डिस्कशन की, फिर आप अपने कंक्लूजन में पहुंचे रिगार्डिंग दिस सिग्निफिकेंट मैटर, और बाद में आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल गई जो इस कंक्लूजन से मैच नहीं खा रही है, कोई इनकन्सिस्टेंसी आ रही है उनके बीच। तो ऑडिटर ये भी डॉक्यूमेंट करेगा कि उसने इस इनकन्सिस्टेंसी को कैसे एड्रेस किया है। द फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स सच एज कि इस फॉर्म में क्या, कंटेंट में कितने एक्सटेंट पे आप अपना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाओगे, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सच एज साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, जितनी ज़्यादा बड़ी फर्म है उसका डॉक्यूमेंटेशन उतना ज़्यादा होगा। किस नेचर की ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म की जा रही है, क्या आइडेंटिफाइड रोमम है, जहाँ सबसे ज़्यादा रोमम होगा वहाँ डॉक्यूमेंटेशन भी ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पे प्रोसीजर्स भी आपको ज़्यादा परफॉर्म करनी पड़ेगी। क्या सिग्निफिकेंस है उन ऑडिट एविडेंस का जो आपने ऑब्टेन किया है, किस नेचर की और कितने एक्सटेंट की एक्सेप्शंस आइडेंटिफाई की गई है। अगर कोई ऐसा कंक्लूजन या बेसिस फॉर कंक्लूजन है जो कि डिटरमाइनेबल नहीं है फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वर्क परफॉर्म्ड या ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, तो आप उसे भी डॉक्यूमेंट करोगे। द ऑडिट मेथडोलॉजी एंड टूल्स यूज, जो भी आप टूल यूज़ कर रहे हो, मेथड यूज़ कर रहे हो, उसे भी डॉक्यूमेंट किया जाएगा। सो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद द फैक्टर्स जिस पे डिपेंड होता है फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सम एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, पेपर, इलेक्ट्रॉनिक या कोई अदर मीडिया। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड ऑडिट प्रोग्राम्स, एनालिसिस, इशू मेमोरेंडा, summaries of significant matters, letter or of confirmation and representation, checklists, correspondence concerning significant matters। दैट इज़ जब आप एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हो, आप समझो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक ना फाइल है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी, जो आपने प्रोग्राम बनाया ऑडिट का, फिर जो भी चीज़ें आपने एनालाइज करी, जो भी इशू मेमोरेंडम थे, सिग्निफिकेंट मैटर्स देखने को मिला आपको, आपने उसकी एक समरी बनाई और उसे डॉक्यूमेंट किया। आपने जो भी कंफर्मेशन ऑब्टेन किया, जो हम पढ़ते हैं ना डायरेक्ट कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी, तो लेटर ऑफ कंफर्मेशन और रिप्रेजेंटेशन, चेकलिस्ट जो आपने बनाई, जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस आपको मिला कंसर्निंग सिग्निफिकेंट मैटर्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी हमारी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पे। फिर ऑडिटर कुछ उन रिकॉर्ड्स को भी ना अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड कर सकता है जो एंटिटी की होती है। दैट इज़ फॉर एग्जांपल सिग्निफिकेंट एंड स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स। कंपनी ने आपकी जो एंटिटी है, जो आपका क्लाइंट है, उसकी जो फर्म है, एंटिटी है, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है किसी दूसरी फर्म या किसी पर्सन के साथ, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स हैं उनके, वो कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट के रिकॉर्ड्स हैं, आप उसे इंक्लूड कर सकते हो। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कोई सब्सटीट्यूट नहीं है एंटिटी की अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का, बल्कि ये इंक्लूड करता है इनको। अब कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में नहीं होनी चाहिए। सुपरसेडेड ड्राफ्ट्स ऑफ वर्किंग पेपर, मतलब आपने 10 तरह की वर्किंग की और आप फाइनली आए एक कंक्लूजन में, एक ऑडिट एविडेंस में, आपने ये सारी चीज़ें देख के ना आपको लगा कि हाँ फाइनली हमारे पास ये एक एविडेंस है, तो आप ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना इन्हें इंक्लूड नहीं करोगे अपने डॉक्यूमेंटेशन में, आप सिर्फ इसको इंक्लूड करोगे। कोई भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, प्रीलिमिनरी थिंकिंग है, मतलब आपने ऑडिट प्रोसीजर एक्चुअली परफॉर्म नहीं किया, पहले सोच रहे थे कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे, आप अब उसको इंक्लूड नहीं करोगे अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में। फिर कोई भी प्रीवियस कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स करेक्टेड, पहले आपके पास आपने कुछ डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें आपको लगा ओ यहाँ पे कोई टाइपोग्राफिकल एरर हो गया या किसी भी दूसरा तरीके का एरर हो गया, तो आपने चेंज किया, एक दूसरी कॉपी बनाई इसी डॉक्यूमेंट की जिसमें आपने सब चीज़ें करेक्ट वे में लिखी, आप इसे इंक्लूड करोगे, अब इसे नहीं इंक्लूड करोगे। किसी भी डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स को इंक्लूड नहीं करोगे। इससे क्या समझ आता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड करती है ऑडिट प्रोग्राम, एनालिसिस, इशू मेमोरेंडा, समरीज ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, लेटर ऑफ कंफर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, चेकलिस्ट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। टाइमली प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। एक ऑडिटर को ना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन टाइमली बेसिस पे बनाना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए। जब आप
एक सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन टाइमली बेसिस पे बनाते हो ना, तो वो आपको हेल्प करती है टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ ऑडिट और फैसिलिटेट करती है इफेक्टिव रिव्यू एंड इवेल्युएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस जो भी आपने ऑब्टेन किया है और जिस कंक्लूजन में आप पहुँचे हो। अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर किया आफ्टर द ऑडिट वर्क हैज़ बीन परफॉर्म्ड तो वो लेस एक्यूरेट होगा देन डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर्ड एट द टाइम सच वर्क इज़ परफॉर्म्ड। अब मैं बैलेंस शीट का एक कैप्शन चेक कर रही हूँ, मैं उसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, फिर मैं दूसरा चेक कर रही हूँ, फिर उसे भी रिकॉर्ड कर रही हूँ साथ में। यहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेट होगा क्योंकि अभी तुरंत में जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है मैंने सारी रिकॉर्ड कर दी। अब मान लो मैं सारे कैप्शंस चेक कर लूँ और उसके बाद लास्ट में आके फिर अब उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन बनाऊँ, हो सकता है मेरे दिमाग से कोई एक पॉइंट स्लिप कर जाए। इसलिए अगर आप पूरा काम करने के बाद डॉक्यूमेंटेशन बनाते हो तो वो लेस एक्यूरेट हो सकता है देन उस डॉक्यूमेंट से जो आप उस वर्क को परफॉर्म करते वक्त बनाते हो। ऑडिट फाइल। Audit file may be defined as one or more folders or storage media in physical or electronic form containing the records that comprise the audit documentation for a specific engagement. ऑडिट फाइल को ना आप उन एक या एक से ज़्यादा कितने भी फोल्डर्स की तरह समझ सकते हो जो या तो फिजिकल फॉर्म में होता है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जिसमें फोल्डर में होता है रिकॉर्ड्स दैट कंप्राइज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर अ स्पेसिफिक एंगेजमेंट, दैट इज़ एक स्पेसिफिक क्लाइंट के एक स्पेसिफिक वर्क को लेके। अभी आपके पास ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे ना 10 चीज़ें हैं, ऑडिट प्रोग्राम, एनालिसिस, कंप्लीशन मेमोरेंडम, इशू मेमोरेंडम, समरीज ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, लेटर ऑफ कंफर्मेशन रिप्रेजेंटेशन। जब इन सब को कंप्राइज करके, वो भी फॉर अ स्पेसिफिक एंगेजमेंट, इन सब को कंप्राइज करके एक या दो तीन जितने भी एक से ज़्यादा फोल्डर्स बनाओगे इन्हें बोलेंगे ऑडिट फाइल। मतलब अभी तक आप जितने भी ऑडिट एविडेंस हैं उनको एक साथ इकट्ठा करके एक डॉक्यूमेंट बना रहे थे, अब आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनाए इनको इकट्ठे करके आप एक ऑडिट फाइल बना रहे हो। दैट इज़ ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनको आप असेंबल कर रहे हो। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल। एक ऑडिटर को उसके जितने भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है उन्हें असेंबल कर देना चाहिए इन द ऑडिट फाइल और कंप्लीट कर देने चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग द फाइनल ऑडिट फाइल एक टाइमली बेसिस पे आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वो होता है जिसके बेसिस पे ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाता है। आपने पहले ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर किया, फिर आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी, अब आप उसे असेंबल करके बनाओगे ऑडिट फाइल। SQC1 quality controls for firm that perform audit and review of HFI and other assurance and related services requires firm to establish policies and procedure for the timely completion of assembly of audit file. SQC1 रिक्वायर करता है फर्म्स को कि वो इस्टेब्लिश करें पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल। अभी हम बार बार टाइमली कंप्लीशन पढ़ रहे हैं, तो क्या है इसकी टाइम लिमिट, वो अप्रोप्रिएट टाइम लिमिट विद इन विच हमें असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल कंप्लीट करना है इज़ ऑर्डिनरीली नॉट मोर देन 60 days आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। इस लाइन को तो बहुत अच्छे से पढ़ लो, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और MCQ में तो फॉर श्योर ये आ सकता है। 60 days है, 30 days, 15 days, 45 days, कुछ भी ऑप्शन दे देगा। तो जिस दिन भी हमारी रिपोर्ट का डेट था, रिपोर्ट इशू हुई है, उस डेट से लेके विद इन 60 days हमें हमारी ऑडिट फाइल असेंबल कर लेनी है। तो SQC1 बोलता है इस टाइम में ऑडिट फाइल कंप्लीट हो पाए, असेंबल हो पाए, इसके लिए कुछ पॉलिसीज और प्रोसीजर्स अब हर फर्म को बना के रखनी होती है। और ये जो असेंबली होती है ऑडिट फाइल की आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है जो किसी भी तरह के नए ऑडिट प्रोसीजर्स का परफॉर्मेंस इन्वॉल्व नहीं करती है या उसमें आप कोई भी नया कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करते हो। बस आपने जो कर दिया, जितने भी आपके काम हो गए उन सब को असेंबल करके आप एक फ़ाइल में रखते हो। बट हाँ, चेंजेस फिर भी हो सकते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में ड्यूरिंग फाइनल असेंबली प्रोसेस, लेकिन सिर्फ तभी जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो इन नेचर। एग्जाम्पल्स ऑफ सच चेंजेस इंक्लूड, जैसा कि हमने पढ़ा था ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में आप सुपरसेडेड डॉक्यूमेंट्स को इंक्लूड नहीं कर सकते, बट इन केस गलती से आपने इंक्लूड कर लिया तो आप ऑडिट फाइल असेंबल करते वक्त इन्हें डिलीट डिस्कार्ड कर सकते हो। अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में आपको जितने भी एविडेंस मिले, जो भी मिले, आपने एक डॉक्यूमेंट बना के रख ली, बट जब आप उसको फाइल में असेंबल करोगे ना तो आप सॉर्टिंग कर सकते हो, कोलेटिंग, क्रॉस रेफरेंसिंग, दैट इज़ बिल 1 के बाद बिल 2, बिल 3 ऐसे आ रहा है, प्रॉपर सीक्वेंस में सॉर्ट करके रखा है। कंप्लीशन चेकलिस्ट को साइन ऑफ करना,
उन ऑडिट एविडेंस को डॉक्यूमेंट करना जो ऑडिटर ने ऑब्टेन किए हैं, डिस्कस किए हैं और एग्री किए हैं विद रेलेवेंट मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। इन शॉर्ट ये जितने भी चेंजेस हैं इनको करने के लिए आपको कोई अलग से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करना पड़ रहा या आपको कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना पड़ रहा। ये एडमिनिस्ट्रेटिव है इन नेचर। एक टास्क को ना आप एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क या एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर तब बोल सकते हो जब वहाँ पे आपको एक्चुअली में कोई टास्क परफॉर्म नहीं करना है। कुछ पेपर्स हैं, आपको उनको अरेंज करने हैं, शेड्यूलिंग करनी है, फाइलिंग करनी है, मतलब किसी भी तरह का आपको पेपर वर्क के साथ डील करना है, तो आप वहाँ पे कह सकते हो कि वो टास्क या जो भी सर्विस है वो एडमिनिस्ट्रेटिव है इन नेचर। अब जो एक बार फाइनल असेंबली हो चुकी है ऑडिट फाइल की कंप्लीट, उसके बाद ऑडिटर किसी भी तरह के चेंजेस, कोई भी डिलीशन या डिस्कार्ड नहीं कर सकता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में ऑफ एनी नेचर बिफोर द एंड ऑफ इट्स रिटेंशन पीरियड। इन केस जब आप असेंबल कर रहे थे तब भी आपसे कोई एक ऐसी सुपरसेडेड डॉक्यूमेंटेशन छूट गई जो आप डिलीट नहीं कर पाए, आपको वो बाद में समझ आई, बट अब जब एक बार ये फाइनली कंप्लीट हो चुका है अब आप किसी भी तरह का चेंज नहीं कर सकते हो। अब जैसा कि SQC1 रिक्वायर करती थी फर्म्स को टू इस्टेब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर टाइमली कंप्लीशन, वैसे ही वो रिक्वायर करती है टू इस्टेब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर रिटेंशन ऑफ एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। आपने आज ऑडिट किया, आपने ये डॉक्यूमेंट बना लिया, फाइल बना लिया, अब आप इसे कब तक रिटेन करके रखोगे, कब तक अपने पास रखोगे। सो द रिटेंशन पीरियड फॉर ऑडिट एंगेजमेंट ऑर्डिनरीली इज नो शॉर्टर देन 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट और इफ लेटर द डेट ऑफ ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट। दैट इज़ जो भी आपकी ऑडिटर रिपोर्ट में डेट है उससे 7 साल तक तो आपको रखना ही है, उससे ज़्यादा रख सकते हो बट 7 साल से कम नहीं। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड रिलेटेड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट। सिग्निफिकेंस ऑफ अ मैटर को जज करने के लिए आपको ना ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। तो चलो फर्स्ट लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स। ऐसे कौन से मैटर्स होते हैं जो देते हैं राइज टू सिग्निफिकेंट रिस्क। आपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म की और आपको उससे कुछ ऐसा रिजल्ट आया जो ये इंडिकेट कर रहा है कि या तो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकता है, या अभी जो आपने प्रोसीजर परफॉर्म की उससे जो भी आपको रिजल्ट मिल रहा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज़ अ नीड टू रिवाइज ऑडिटर्स प्रीवियस असेसमेंट ऑफ रोमम। दैट इज़ अभी तक जो आपने असेसमेंट की रोमम की, आपको वो रिवाइज करने की ज़रूरत है, आपको दोबारा से कुछ दूसरे प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा है तो वो एक सिग्निफिकेंट रिस्क का मैटर है, वहाँ पे सिग्निफिकेंट रिस्क होने के चांसेस हैं। वहीं अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस अराइज हो रहे हैं जो ऑडिटर को सिग्निफिकेंट डिफ़िकल्टी दे रहे हैं इन अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर्स, आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म तो करना चाहते हो बट ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस हो जा रहे हैं कि आप वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हो, तो अगेन ये भी एक ऐसा मैटर है जो सिग्निफिकेंट रिस्क को राइज देता है। ऐसी कोई फाइंडिंग्स आपने जब ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया, आपने कोई ऐसी फाइंडिंग करी जो रिजल्ट करती है इन मॉडिफिकेशन टू द ऑडिट ओपिनियन और इंक्लूजन ऑफ EOM पैराग्राफ इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। अगर इनमें से कोई भी 3 कंडीशंस में से कुछ भी देखने को मिल रहा है मतलब वो मैटर आपका सिग्निफिकेंट रिस्क का मैटर है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है सिग्निफिकेंट रिस्क मैटर्स इंक्लूड, ये इंक्लूजन है, और भी कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट रिस्क अराइज हो। एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ना इन डिटरमाइनिंग द फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर है कि आपको किस एक्सटेंट पे अपना प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करना पड़ रहा है वाइल परफॉर्मिंग द वर्क एंड इवेल्युएटिंग रिजल्ट्स रिगार्डिंग दिस मैटर्स। दैट इज़ आपको अपनी कितनी एक्सपर्टीज़, नॉलेज, स्किल लगानी पड़ रही है इस एक पर्टिकुलर मैटर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने पे या उससे जो भी रिजल्ट आ रहा है उसे इवेल्युएट करने पे। और अगर किसी भी तरह की प्रोफेशनल जजमेंट की जा रही है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन सर्व करेगा टू एक्सप्लेन द ऑडिटर्स कंक्लूजन एंड टू रीइंफोर्स द क्वालिटी ऑफ जजमेंट, दैट इज़ टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ जजमेंट। अब आपने शो किया कि ये सिग्निफिकेंट मैटर यहाँ पे शो हो रहा है, हमें ये राइज हो रहा है, फिर आपने उसके बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ किया। क्या सोच के आपने वो कंक्लूजन ड्रॉ किया, ये कौन समझाएगा? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोफेशनल जजमेंट मेड। अब ये जो सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं ना, ये मैटर्स होते हैं आर ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट टू दोज जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर रिव्यूइंग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडिंग दोज कैरिंग आउट सब्सिक्वेंट ऑडिट्स व्हेन रिव्यूइंग मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस। दैट इज़ फॉर एग्जांपल जब किसी को रिव्यू करना हो, परफॉर्म करना हो रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट, मतलब आज मुझे अभी चेक करना है कि अभी से 5 साल पहले की कंपनी ने जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स किए वो सही थी या नहीं, वो रिव्यू करना है मुझको।
तो अब ऐसे केस में इन मैटर्स के जो हमने डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर की है वो काम आएगा। अभी हमने ऊपर उन मैटर्स के एग्जांपल देखे थे दैट गिव राइज टू सिग्निफिकेंट रिस्क। अब उन सर्कमस्टांसेस की एग्जांपल देखने वाले हैं जो अप्रोप्रिएट होते हैं टू प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिलेटिंग टू द यूज़ ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, वो भी तब जब वो मैटर्स और जजमेंट सिग्निफिकेंट हों। दैट इज़ ये तो हमने हमारी चैप्टर 1 में ही पढ़ लिया था कि प्रोफेशनल जजमेंट हमें थ्रू आउट द ऑडिट एक्सरसाइज करना है। तो क्या आप एक एक चीज़ डॉक्यूमेंट करने बैठोगे? नहीं, उन प्रोफेशनल जजमेंट को डॉक्यूमेंट करना है जो मैटर्स और जजमेंट है ऑफ सिग्निफिकेंट नेचर। प्रोफेशनल जजमेंट का ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करना तब अप्रोप्रिएट है जब एक ऑडिटर एक ऑडिट कंक्लूजन प्रोवाइड करता है ऐसे सर्कमस्टांस पे जो रिक्वायर करती है कि ऑडिटर को ना कंसिडर करना होगा कुछ इन्फॉर्मेशन और फैक्टर्स को, और ये जो कंसिडरेशन है वो सिग्निफिकेंट होगी इन द कंटेक्स्ट ऑफ पर्टिकुलर एंगेजमेंट। फॉर एग्जांपल, मान लो ऑडिटर चेक कर रहा है डेटर को। अब किसी फर्म के डेटर में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है, ऐसा कोई चीज़ है जिसके बारे में कंक्लूजन प्रोवाइड करते वक्त ऑडिटर को अपना प्रोफेशनल जजमेंट इसलिए एक्सरसाइज करना पड़ रहा है, स्पेसिफिकली इसलिए एक्सरसाइज करना पड़ रहा है, इसलिए इसे कंसिडर करना पड़ रहा है क्योंकि अगर इस पर स्पेशल अटेंशन डिवोट नहीं किया तो ये एक सिग्निफिकेंट रोमम को अराइज दे सकता है। दैट इज़ आपको जब किसी एक इन्फॉर्मेशन को कंसिडर करते चलना हो, जब वो जो कंसिडरेशन है वो सिग्निफिकेंट होगी इन द कंटेक्स्ट ऑफ पर्टिकुलर एंगेजमेंट। जब ऑडिटर को कंक्लूजन देना हो ऑन द रीजनेबलनेस ऑफ एरियाज ऑफ सब्जेक्टिव जजमेंट्स। अब ये सब्जेक्टिव जजमेंट का एग्जांपल क्या हुआ? जब आपको कंक्लूजन देना हो अबाउट द रीजनेबलनेस ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। जब आपको कंक्लूजन प्रोवाइड कराना हो, कंक्लूजन बेसिस करना हो अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ अ डॉक्यूमेंट, जहाँ पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन अंडरटेक की गई है इन रिस्पॉन्स टू कंडीशंस आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट दैट कॉज्ड ऑडिटर टू बिलीव दैट डॉक्यूमेंट में नॉट बी ऑथेंटिक। अब आपको ये पता है कि ये ऑडिटर का काम नहीं है कि वो ऑथेंटिसिटी चेक करे डॉक्यूमेंट, बट इन एनी केस आपको ये दिख रहा है ना कि इसकी ऑथेंटिसिटी पे रिलाई नहीं किया जा सकता, यहाँ पे डाउट हो रहा है, तो अब आप यहाँ पे ना एक एक्सपर्ट बुलाते हो ये अश्योर करने के लिए कि क्या ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। अब ऐसे केस में आप जो कंक्लूजन ड्रॉ करते हो ना, जिस प्रोफेशनल जजमेंट को एक्सरसाइज करके अपना कंक्लूजन ड्रॉ करते हो उसे डॉक्यूमेंट करना होता है। तो अभी हमने पढ़ लिया कि हम कौन सी सिग्निफिकेंट मैटर्स होती हैं, फिर उस सिग्निफिकेंट मैटर्स पे किए गए प्रोफेशनल जजमेंट को हम कब डॉक्यूमेंट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन को बोलते क्या है, दैट इज़ कंप्लीशन मेमोरेंडम और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी। Auditor may consider it helpful to prepare and retain as part of the audit documentation a summary, sometimes known as completion memorandum. एग्जाम में बोल सकता है एक्सप्लेन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी, मतलब कंप्लीशन मेमोरेंडम की बात कर रहा है। डायरेक्ट कंप्लीशन मेमोरेंडम भी बोल सकता है, जो डिस्क्राइब करता है उन सिग्निफिकेंट मैटर्स को जो आइडेंटिफाई किए गए ड्यूरिंग द ऑडिट और उन्हें कैसे एड्रेस किया गया है। दैट इज़ आपने पहले कोई सिग्निफिकेंट मैटर आइडेंटिफाई किया, फिर आपने उस पर अपनी प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज की और उस इशू को एड्रेस किया। इन दोनों चीज़ों के डॉक्यूमेंटेशन को कहते हैं कंप्लीशन मेमोरेंडम। और ये जो समरी हम बनाएंगे ये फैसिलिटेट करेगी इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट रिव्यू और इंस्पेक्शन करने पे ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, पर्टिकुलरली फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिट। अब जो बहुत लार्ज और बहुत कॉम्प्लेक्स ऑडिट है जिसमें एक दो डॉक्यूमेंट नहीं 1000-1500 डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप उसको रिव्यू और इंस्पेक्ट करने बैठोगे तो सबसे पहले आपका अटेंशन कहाँ जाना चाहिए? सबसे पहले आप क्या चेक करना चाहोगे? सिग्निफिकेंट मैटर्स, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से मैटर सिग्निफिकेंट है? तो आप डायरेक्ट उठाओगे कंप्लीशन मेमोरेंडम, इसलिए लिखा है फर्दर प्रिपरेशन ऑफ सच अ समरी में असिस्ट द ऑडिटर्स कंसिडरेशन फॉर सिग्निफिकेंट मैटर्स। और इससे आप ये भी समझ पाओगे कि क्या ऐसा कोई इंडिविजुअल रेलेवेंट ऐसे ऑब्जेक्टिव है जो ऑडिटर अचीव नहीं कर पाया, जिसकी वजह से एट लास्ट ऑडिटर ने ओवरऑल ऑडिट ऑब्जेक्टिव भी नहीं अचीव कर पाई। दैट इज़ हमारी ओवरऑल ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें रिजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना है। अब रिजनेबल अश्योरेंस किस बारे में ऑब्टेन करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। अब आपको एक पर्टिकुलर ऐसे ऑब्जेक्टिव ही नहीं अचीव कर पा रहे हो, दैट इज़ आपको एक पर्टिकुलर आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कंक्लूजन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो। इसका ओवरऑल मतलब क्या हुआ? आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव भी अचीव नहीं हुआ ना। तो कंप्लीशन मेमोरेंडम चेक करने से आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या कोई ऐसा
इंडिविजुअल रेलेवेंट ऐसे ऑब्जेक्टिव है जो ऑडिटर अचीव नहीं कर पाया, जिसकी वजह से एट लास्ट ऑडिटर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव भी अचीव नहीं कर पाया। ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी होती है? तो SQC 1 बोलता है कि जब तक कोई लॉ या रेगुलेशन स्पेसिफाई ना करे, ना बोले, तब तक एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरह से प्रॉपर्टी होती है एक ऑडिटर की। आपको अपना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसी को शो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ आपको अपने डिस्क्रिप्शन पे लगता है, आपको लगता है कि आप उसका एक पोर्शन या कोई भी एक्सट्रैक्ट क्लाइंट को दिखा सकते हो, प्रोवाइडेड आपके ये उसे क्लाइंट को एक एक्सट्रैक्ट दिखाने से आपकी जो काम आपने परफॉर्म की है उसकी वैलिडिटी अंडरमाइन नहीं होती, और अगर वो कोई एश्योरेंस एंगेजमेंट है तो आपकी इंडिपेंडेंस वहाँ पे लैक नहीं करेगी, तब आप उस एक पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट को क्लाइंट को दिखा सकते हो। दैट इज़ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में ना कोई ऐसा एविडेंस है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, इन्फॉर्मेशन है जो अगर आपने क्लाइंट को दिखा दिया ना तो आपकी इंडिपेंडेंस को थ्रेट हो सकता है या आपके काम की वैलिडिटी नहीं रह जाएगी। तो इसलिए लिखा है आप चाहो तो अपने मन से कुछ पोर्शन या कुछ एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दिखा तो सकते हो, पर वो इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको दिखा के आप किसी भी तरह का अंडरमाइन करो अपनी वैलिडिटी को या आपकी इंडिपेंडेंस को थ्रेट हो। एंड हियर वी आर डन विद चैप्टर 6। ये चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत ईजिली लर्न कर सकते हो और इसमें मार्क्स भी मिलते हैं, इसके क्वेश्चंस भी आते हैं और स्पेशली ये चैप्टर आता है MCQ में। तो ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये सॉल्व करके देखो, अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।